हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेखा परीक्षा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं EMRS अकाउंटेंट का पेपर जो 24/12 को हुआ है, कल हुआ है। ठीक है, थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब थी जैसे आप लोगों को पता ही है, इस वजह से ये पेपर को नहीं डाल पाया मैं अभी तक, लेकिन अभी मैं डाल रहा हूँ बट विद एक्सप्लेनेशन में डालूंगा। ठीक है, आपको एक्सप्लेनेशन जो है वह सारी बताता जाऊँगा जितनी भी पॉसिबल हो सके। एक आधे क्वेश्चन में जो डाउट या दिक्कत है वो भी मैं आपको डिस्कस करूँगा। साथ ही एट द लास्ट ऑफ वीडियो के लास्ट में मैं क्या करूँगा, आपसे कुछ और डिस्कशन करूँगा। ठीक है, क्या डिस्कशन करूँगा कि इस एग्ज़ाम के बाद आपका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए और अब आपको क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट तक आपको देखना है, तो आप देख लीजिएगा। शुरू में मैं आपको पेपर जो है पहले सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 91। पहला क्वेश्चन क्या है, गुड्स कैन बी परचेज थ्रू जैम विदाउट इन्वाइटिंग। देखिए, जैम में मैंने आपको पढ़ाया था, एक MCQ भी कराया था। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आप कोटेशन इनवाइट नहीं कर रहे हैं, कोटेशन के इनवाइट करे बिना आप कितने तक का माल परचेज कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर क्या है, 25,000। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं, सीधा सीधा रूल है। सेकंड है आपका 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं। असेट इक्वल टू लाइबिलिटीज माइनस कैपिटल, बिल्कुल ये नहीं है। उसके अलावा असेट माइनस लाइबिलिटी कैपिटल होती है, ठीक बात है। असेट बराबर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होती है, दोनों ठीक बात है। उसके अलावा लाइबिलिटी इक्वल टू असेट माइनस कैपिटल, ये भी ठीक बात है। तो ठीक बात क्या नहीं है, ये असेट इक्वल टू लाइबिलिटी माइनस कैपिटल नहीं होती है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होती है। देखते हैं 93 क्वेश्चन। द GST एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैंने GST की जो क्लास आपको कराई थी, क्लास नंबर 20 या शायद 21 थी, उसमें मैंने ये आपको डायरेक्ट बताया था। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, 1 जुलाई 2017। ठीक है, आगे चलते हैं। ये लिखा है डेप्रिसिएशन इज अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस से। डेप्रिसिएशन आ रहा है आपका, ये आपका ट्रायल बैलेंस है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है आपका डेप्रिसिएशन, जो कि क्या है, एक एक्सपेंडिचर है। तो पूछ रहा है कि ये कहाँ पे शो किया जाएगा। अलग अलग ऑप्शन में, ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, हम डायरेक्ट बात कर देते हैं। डेप्रिसिएशन क्या है आपका, डेप्रिसिएशन आपका नॉमिनल अकाउंट है। मैंने आपको बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग बताया था और गोल्डन रूल्स का एक वीडियो बनाया था हमने, है ना। तो वहाँ पे मैंने क्या बोला था, ये चीज़ें बहुत ध्यान से करिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से आता है, कॉन्सेप्ट पूछ लेता है। तो डेप्रिसिएशन किस तरह का खाता है, नॉमिनल तरह का खाता है। तो नॉमिनल वाली जितनी भी चीज़ें वो कहाँ जाती है, P&L अकाउंट में जाती है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे कहीं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दिया हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। तो ये हमारा क्या है, कंजर्वेटिज्म का उदाहरण है। कंजर्वेटिज्म कह लो या फिर इसको प्रूडेंस कह लो, है ना। मैंने आपको ये भी बताया था क्लास में। तो आपको क्या करना होता है, आपको लाभ की आशा नहीं करनी है, लेकिन जितने होने वाले लॉसेस हैं वो सारे आपको अकाउंट फॉर करने हैं। तो वो कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 96। इफ द अमाउंट ऑफ एनी नॉन लाइबिलिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली। अच्छा, ये कह रहा है कि आपकी लाइबिलिटी है। देखिए, ये बड़ा ईजी है। लाइबिलिटी अगर तो आपकी नॉन है तो आप क्या कर दो, इसकी अकाउंटिंग कर दो। ठीक है, लेकिन अगर आपकी क्या है, ये नॉट नॉन है, अगर आपको पता नहीं है, तो जब पता नहीं है तभी तो हम प्रोविजन बनाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोविजन शुड बी क्रिएटेड, ऑप्शन नंबर 4। 97 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट टैक्स। ये बड़ा इजी था। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, बाकी सब क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। एज पर GFR 2017 who has been given full power to make own arrangement for procurement of goods and services that are not available on GEM। देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा आउट आया है। आउट क्यों आया है, वैसे तो मैंने रूल पढ़ाया था लेकिन पूरा नहीं पढ़ाया था आपको। ये रूल 147 है। 147 रूल जो है ये क्या कहता है कि अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपकी जो मिनिस्ट्री है, वो मिनिस्ट्री के पास में क्या पावर है, इसका आप DOP बना लो, इसका आप परचेज मैनुअल बना लो, ये पावर होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अरे वाह, ठीक आंसर किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद 99। द डेप्रिसिएशन ऑफ असेट इज कंप्यूटेड ऑन देयर। देखिए, ये भी हमारी क्लास डिस्कशन का पॉइंट था। मैंने आपको बोला कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको डिस्कशन में से ज़्यादा मिलते हैं। आप MCQ के वीडियो ज़्यादा देख लो, है ना, ज़्यादा आप क्लास से देख लो, उससे नहीं होता। क्लास के अंदर जो बातें करी जाती है ना, जो डिस्कशन होता है, वो डिस्कशन का पॉइंट आप समझिए और वहीं से कॉन्सेप्ट उठाए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बुक वैल्यू। करेक्ट बात है, देखिए मार्केट वैल्यू हो नहीं सकती। अब इसको ऑड मैन आउट भी आप कर सकते हो, यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि ये ऑड मैन आउट से भी आप निकाल सकते हो। वैसे यहाँ मुझे लगता है किसी का गलत हुआ होगा। 99। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 100। 100 क्या कहता है कि मैनेजर जो है फर्म का, उसको 5% मिलता है। क्या मिलता है, कमीशन। ठीक है, कमीशन 5% मिलता है, लेकिन वो 5% मिलता है आफ्टर चार्जिंग हीज कमीशन। अच्छा, वो कमीशन चार्ज करने के बाद में जो वैल्यू है उसके ऊपर में उसको 5% मिलता है, और आपको 100% प्रॉफिट पहले का दिया होगा। ठीक है, तो 42,000 रुपये ये आपको पहले का प्रॉफिट दिया है, कमीशन चार्ज करने से पहले का प्रॉफिट। तो आपसे क्या पूछा है, मैनेजर साहब का कमीशन पूछा है। तो मैनेजर साहब का आप कमीशन निकाल लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है ना। R/100 + R
ठीक, इंटू ये कितना है आपका 42,000, 42,000 है। यार कितनी है 5% है, ये 105 है, इंटू 42,000, 5 से काटिए 21 बार, 21 से काटिए 2 बार और 1 2 3, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2000। ठीक, क्वेश्चन नंबर 101, हाउ मेनी पार्टीज आर इन्वॉल्व इन ए बिल ऑफ एक्सचेंज। देखिए ये थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है आपका ड्रॉवर होता है ना, ड्रॉवी होता है। ये दो तो मेन पार्टी होती है। तीसरा पार्टी इसमें एक बैंक भी आ जाती है, और उसके अलावा किसी को आप क्या कर दो एंडोर्स कर दो, वो पार्टी भी आ जाती है। बट जनरली ये देखा गया अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो करेक्ट आंसर 3 ही होता है ना। एक तो ड्रॉवर, ड्रॉई और एक बैंक, ये 3 लोगों को जनरली इसकी पार्टीज माना जाता है कि ये पार्टीज तो इन्वॉल्व होंगी ही होंगी। आगे चलें, ए सोल प्रोपराइटर विड्रू। अच्छा, सोल प्रोपराइटर है, उन्होंने 1 लाख रुपए 31 जनवरी को निकाले हैं। ठीक है, 31 जनवरी 2023 को इन्होंने क्या करें 1 लाख रुपए निकाले हैं, अपने कैपिटल अकाउंट से निकाले होंगे। ठीक है, पर्सनल यूज के लिए निकाले, ऑब्वियसली ये ड्राइंग्स हो गई। तो आपसे सिंपली इंटरेस्ट पूछा गया जो कि 12% पर एनम है। देखिए 12% पर एनम है, तो 1 महीने का निकाल लेंगे 1%। जब 31 तारीख को उन्होंने निकाला तो यूज कितने दिन किया होगा, मतलब 2 महीने, इन्होंने 2 मंथ्स यूज किया होगा। तो 1 लाख रुपए का 2 मंथ्स का निकालना है। ठीक है, तो या तो आप 1% निकाल के ऐसे डायरेक्ट 2% कर देते, या फिर ये बटा लगा के कर देते, कैसे भी कर लीजिए। आंसर इसका क्या आएगा 2000 करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 103, द फॉर्म ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए ये आउट सिलेबस है आपका, ये आउट सिलेबस आपका है, लेकिन ये कुछ जीके का पार्ट है ना। जीके में इस तरह के क्वेश्चंस आया करते हैं। द फॉर्म ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डिमांड फॉर ग्रांट शैल बी लेड डाउन टू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में रखे जाते हैं किसको द्वारा, पहले तो ये समझिए जो ये होता है एएफएस, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको क्या बोलते हैं, इसको बजट ही बोलते हैं। ठीक है, जब हम पॉलिटी पढ़ते थे ना, तो पॉलिटी में एक चीज लिखी होती थी कि जो बजट है, ये मैं आगे के लिए बता रहा हूँ, आगे भी क्या पता ऐसा आ जाए, जो बजट है, बजट शब्द का उल्लेख, जो बजट वर्ड है वो डिस्क्राइब्ड नहीं है कहीं भी, है ना, वो डिस्क्राइब्ड नहीं है, मतलब कहीं भी मेंशन नहीं है। कहाँ पे मेंशन नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या अब आप खुद आंसर दे दो कि बजट कौन पेश करता है, बजट पेश करता है फाइनेंस मिनिस्टर, तो ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं, आगे क्या क्वेश्चन है 104, गुड्स कॉस्टिंग। अच्छा, 60,000 रुपए का गुड्स है, सोल्ड टू मनीष एट प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल। अच्छा देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये हमने कॉस्टिंग में इस तरह की बातें करी थी। ठीक है, 25% ऑन सेल है, तो ठीक है 25% अगर आपका यानी कि 1/4 हो गया। ठीक है, तो आपका सेल के ऊपर 1/4 है। ठीक, तो कॉस्ट पे कितना हो जाएगा, कॉस्ट पे 1/3 हो जाएगा। ठीक, तो उसके बाद क्या कह रहा है, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 5%, यानी ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है। 2 तरीकों से निकाल सकते हैं, मैं आपको ईजी तरीके से बता देता हूँ। 60,000 का गुड्स है, प्रॉफिट पहले तो पता कर लीजिए 1/3, तो 20,000 रुपये क्या आ जाएगा आपका, ये आ गया प्रॉफिट। तो 60,000 आपकी जो है कॉस्ट है, उसमें 20,000 जोड़ दीजिए, ये आपका आ जाएगा 80,000। 80,000 आपकी सेल आ गई, माइनस कर दीजिए आपका 5% का क्या है, ये डिस्काउंट दिया है जो इन्होंने क्वेश्चन में बोला है। 8,000, 80,000 का 5% हो गया 4,000, तो कितने की एंट्री होनी चाहिए आपके बुक्स में, 76,000 है क्या आंसर, करेक्ट। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 76,000, ये आपका है करेक्ट आंसर। ये इजी तरीका है, इसको एक और तरीका होता है इनडायरेक्ट तरीका, डायरेक्ट हम 76 पे पहुंच सकते हैं, ये पूरी माथाफोड़ी नहीं करनी, हम सीधा 76 निकाल सकते हैं, बट इजी तरीके से मैं बता रहा हूँ। करेक्ट आंसर है 76,000। चलिए आगे देखते हैं, ये इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है 105। तो जर्नल एंट्री इज नॉट मेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, जब आपको ये आता है ना, तो ये भी आता है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। करेक्ट बात है, ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती है, कमीशन की एंट्री होती है, रिबेट की होती है, और कैश डिस्काउंट की भी एंट्री होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 106, द प्रॉफिट इज 50% ऑन सेल, व्हाट इट्स परसेंटेज ऑन कॉस्ट। तो सेल पे कितना है 1/2, 1/2 को क्या लिखते हैं 50%। ठीक है, तो इसमें से माइनस कर दो 1, तो 1/1, 1/1 को कितने लगते हैं 100%, यानी कॉस्ट पे कितना हो जाएगा, कॉस्ट पे हो जाएगा आपका 100%। तो करेक्ट आंसर इज 100%। चले आगे, तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी आउट ऑफ सिलेबस ही भैया, ये भी आउट ऑफ आपका सिलेबस है। क्यों, क्योंकि ये है आपका पार्टनरशिप का, और पार्टनरशिप आपको स्पेसिफिकली बताई नहीं गई थी, ये तो आपके पीजीटी में आई थी। ठीक है, यहाँ पे तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए था, लेकिन अब क्वेश्चन पूछा गया है तो आप मना नहीं कर सकते कि क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हम आंसर नहीं देंगे, हमारे सिलेबस में नहीं है। चलिए करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं मेरे से भी होता है क्या। अनिल एंड बलदेव 2 पार्टनर हैं जो प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं 3:1, 3:2 में प्रॉफिट शेयरिंग होता है।
कह रहे हैं ये अनिल्स कैपिटल इज 60,000 और बलदेव कैपिटल 30,000, दोनों कैपिटल दे दिए तो बड़ा ईजी है फिर तो, 60 और 30 दोनों कैपिटल दे दी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट किया गया आपके साथ, बस यही शायद आपका खेल हो गया होगा। बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस ऑफ 14,000 एंड जनरल रिजर्व 24,000। देखिए ये कह रहा है कि 24,000 का आपका प्रॉफिट पड़ा हुआ है, उसको बांटा नहीं है, और 14,000 का लॉस है, उसको भी नहीं बांटा गया है, और नया पार्टनर ऐड किया। देखो नए को ऐड करेंगे बाद में, पहले इसकी पोजीशन पे पहुंचते। 3:2 का रेशियो है, 3:2 का रेशियो है, और इसकी जो कैपिटल है ये है 60,000 और इसकी कैपिटल कितनी है 30,000। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया, अभी तक मैंने नया कुछ भी नहीं किया। अब अगर आप इसको नेट कर ले तो भी ठीक है भाई, 24,000 का आपका प्रॉफिट पड़ा है, 14,000 का लॉस पड़ा है, तो नेट के अंदर में आपके पास जनरल रिजर्व में कितना है 10,000, इसको कितने में बांट दो 3:2, 3:2 में बांट देंगे तो इस पे तो बढ़ जाएगा 6,000 और इस पे कितना बढ़ जाएगा आपका 4,000, तो ये कितना हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 66,000, ये हो जाएगी आपकी 34,000, तो 66 और 34। तो अब हमारे पास में नई कैपिटल क्या आ गई, नई कैपिटल आ गई साहब कितनी है 66 और ये हो गई 1 लाख। ठीक है, ये 1 लाख नई कैपिटल हो गई। देखें अब यहां से आपका क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब कहता है कि नया एक पार्टनर आ रहा है, कौन, चंद्रमणि, 1/5 शेयर है उसका। ठीक है, चंद्रमणि का शेयर है 1:5 ऑफ प्रॉफिट्स। चंद्रमणि विल ब्रिंग द प्रोपोर्शनेट कैपिटल, कैलकुलेट द कैपिटल ऑफ चंद्रमणि की आपको कैपिटल बतानी है, डायरेक्ट भी कर लो तोड़ के भी कर लो। ठीक है, 1 लाख, अब ये हमारी बिफोर एडमिशन की कैपिटल है और वो आ रहा है 1/5 के लिए, तो बैलेंस हिस्सा कितना हो गया 4/5, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये जो 1 लाख है, 1 लाख है, ये 4/5 है, तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो और डायरेक्ट इसका शेयर यहीं रख दो भाई, या तो ये वाला फिगर पहले निकाल लो उसके बाद ये चंद्रमणि का शेयर निकाल दो, या फिर आप डायरेक्ट इनटू कर दो ना, इतना इसको फंसाना क्यों है ना, इसको यहाँ फंसाओ मत, नहीं तो ये आपको टाइम ज़्यादा खा जाएगा, एग्जाम में टाइम तो बचाना है। तो आप इस तरह से इसको कर लो, ये लो, ये आपका कितना आ गया 25,000। तो चंद्रमणि का हिस्सा कितना है 25,000 रुपये लेके आएगा चंद्रमणि। है क्या आंसर 25,000, ऑप्शन नंबर 3 25,000 रुपये। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 108। इफ एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज फ्री फ्रॉम एरर्स देन विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक इज रिफ्लेक्टेड। देखिए अकाउंटिंग आपकी फ्री फ्रॉम एरर है तो हम क्या मानेंगे, वो रिलायबल है, बात खत्म। ठीक है, आंसर ठीक किया हुआ है। 109, एवरी सप्लायर शेल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेंट्रल जीएसटी। ठीक है, ये कह रहा है कि जीएसटी में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो इसकी लिमिट क्या है 20, 25, 30, 15, अच्छा 40 नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कुछ तो इसमें ग्लिच नहीं है, फिर कुछ बात कही होगी। चलिए आगे करते हैं। फ्रॉम वेयर ही मेक्स, ओके, देखिए मैंने आपको जीएसटी की क्लास नंबर 20 कराई थी, उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि गुड्स है तो 40 लाख, सर्विसेज हैं तो 20 लाख, और गुड्स प्लस सर्विस है तो 20 लाख। ये मैंने आपको बताई थी कि इस तरह से रजिस्ट्रेशन की लिमिट है। तो यहाँ पे बोला गया है ही मेक्स ए टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। ये जो बोथ है, ये वर्ड से आपको समझना था कि गुड्स प्लस सर्विस दोनों के केस में आपको पकड़ के चलना है। यहाँ आंसर 40 दिया होता तो आप कंफ्यूज होते भी समझ में आता। आंसर 40 तो दिया नहीं गया है, तो क्लियर कट दिखता है कि 20,000 करेक्ट आंसर है। कंफ्यूज मुझे लगता है यहाँ नहीं होना चाहिए था। अगर आपने ये 20 नंबर वाली मेरी क्लास देखी होगी ना, ये क्लियर कट मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था आपको। चलो आगे चलते हैं। 110 क्वेश्चन है, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसमें तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट। देखिए सीओजीएस निकालनी है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक बात, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक बात है, ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं। अंडर सेक्शन 146 द कंपनीज एक्ट 2013 एन ऑडिटर हैज अ राइट टू अटेंड एनी जनरल मीटिंग। ये कंपनी एक्ट से क्वेश्चन आया है। ओहो, ये कंपनी एक्ट 2013 से क्वेश्चन आया है, ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस है ना, ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है। कंपनी एक्ट आपके था नहीं सब्जेक्ट इसमें, तो मुझे नहीं लगता है ऐसे पूछा जाना चाहिए था। अब पूछा गया है तो पढ़ लेते हैं। ये खुद करेगा रिप्रेजेंटेटिव, ये ठीक है। देखिए ये दो तो सीधे सीधे कट रहे हैं, इनको तो बाहर निकाल दीजिए। इन दो में आपको डाउट हो सकता था, बट करेक्ट आंसर होना चाहिए 1। ठीक है, 1 कैसे होना चाहिए, मान के चलिए ABC एक फर्म है, तो फर्म के केस में क्या होगा, फर्म थोड़ी जाएगी अटेंड करने, या तो A चला जाएगा अटेंड करने, या B चला जाएगा अटेंड करने, या C चला जाएगा। कोई भी पार्टनर जा सकता है ना, कोई भी पार्टनर जा सकता है, लेकिन वो पार्टनर कौन होगा, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, CA ही होगा, तभी वो जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, बाय हिमसेल्फ और हिज अथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हु इज नॉट आउट। ओके 1 वाला आंसर नहीं आएगा जी, थोड़ा सा मैंने जल्दबाजी में इसको पढ़ा नहीं, 1 आंसर नहीं आएगा, ये आएगा आंसर नंबर 3। ठीक है, जो खुद भी ऑडिटर होना चाहिए, हु इज क्वालिफाइड टू बी ऑडिटर, ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, ये कट जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखिए इसलिए थोड़ा जल्दी पढ़ने का ये भी नुकसान होता है। मैं तो ठीक है आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, बट पेपर में बहुत ज्यादा जल्दी पढ़ने से दिक्कत हो जाती है। ये अगर आपके दिमाग में आ गया होगा कि फॉर्म को भी अपॉइंट किया जाता है, तो आपने ठीक किया होगा। अगर गलत भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत कम ही लोगों का ठीक हुआ होगा जिनका पढ़ा हुआ नहीं है। आगे चलते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112।
एन अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सीमा हुज अकाउंट वाज प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। ठीक है, तो क्या पूछा गया है, डेबिट। अरे भाई, शुड बी डेबिटेड टू, जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो डेबिट करना है। देखिए मैं पूरा नहीं भी पढ़ू ना इसको तो भी मैं आपको आंसर बता सकता हूँ, या तो कैश अकाउंट डेबिट होएगा या फिर आपका बैंक अकाउंट डेबिट होएगा। ये डेबिट की एंट्री तो यही बनेगी चाहे कुछ भी हो जाए इस केस में। मजा तो जब होता है जब ये आपसे पूछ लेता क्रेडिट की एंट्री, तब होता है इसमें खेल, तब आपको लगती मेहनत, सोचना पड़ता। जब डेबिट पूछा है तो आप बताइए, जब मिला तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे रियल के और ये सारे अकाउंट्स के, गोल्डन रूल देखे थे, तो वहां मैंने आपको क्या बताया था, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो आ क्या रहा है, या तो कैश आ रहा होगा या बैंक आ रहा होगा। देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या आ रहा है। क्वेश्चन में कैश दिया हुआ है, आपको कैश टिक करना है, ज्यादा सोचना ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, अगर ये क्रेडिट साइड पूछता ना तब ये क्वेश्चन होता और मैं आगे करवाता आपको। अभी के लिए इतना ही है, बाकी आगे डिस्कशन कभी मेरी क्लासेस में होगा, आगे समझाऊंगा। बड़ा ईजी था ये। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट हैज ए क्रेडिट बैलेंस। ये कहता है क्रेडिट बैलेंस किसका होगा। ठीक है, कैरेज इनवार्ड का क्रेडिट बैलेंस होता है क्या, नहीं, ये तो खर्चा है, डेबिट बैलेंस होता है। कैरेज आउटवार्ड का डेबिट बैलेंस होता है। अब यहीं दो कंफ्यूजन आपको आया होगा, रिटर्न आउटवार्ड। ठीक है, रिटर्न आउटवार्ड क्या होता है, जावक वापसी। ठीक है, रिटर्न इनवार्ड, अच्छा ये आउटवार्ड रिटर्न। ओके, आपको क्या किया गया, देखिए ये नॉर्मली क्या होता है ना, ये ऐसे लिखा जाता है ना। तो आउटवर्ड रिटर्न होता है, तो मैं क्या बताता हूँ, आप ऐसे समझ के चलिए कि जावक वापसी, है ना, जावक वापसी। तो ये गया वापिस, वापिस गया, तो वापिस क्या जाएगा, जो आया था, आया क्या था, परचेज। तो परचेज जो किया वही तो आएगा, तो जावक वापसी मतलब वापिस गया। तो मैं इस तरह से समझाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को। तो ऑप्शन नंबर 3 ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, ये और ये दो ऑप्शन में मुझे लगता है कि गलत हुआ होगा, या तो किसी ने ये लगा दिया होगा। तो ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसमें 50-50 का रेशियो है, 1/2 की प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे। या तो कोई ये लगा देगा, ये लगा देगा, बड़ा एम्बिगुटी है। 3 तो मैंने आउट ऑफ सिलेबस अभी तक बता दिया आपको, पेपर को उस हिसाब से सेट किया नहीं गया है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल अफेक्ट द करंट रेशियो। पूछा गया है कि करंट रेशियो किस ट्रांजेक्शन से अफेक्ट होगा। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर। देखिए डिबेंचर इक्विटी शेयर कन्वर्ट करो, हमारी करंट असेट करंट लायबिलिटी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऑप्शन गलत। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, बिल्कुल इससे प्रभाव पड़ेगा, ठीक बात है। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। डिबेंचर इशूड इन कंसिडरेशन ऑफ मशीनरी परचेज, मशीनरी हमारी फिक्स असेट है, डिबेंचर हमारी लॉन्ग टर्म है, तो ये कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये तो दोनों चीजों से प्रभाव पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 114 है, इसके अंदर देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर आप क्रेडिट पे गुड्स खरीदेंगे तो आपके क्रेडिटर बढ़ेंगे, ठीक है, और गुड्स परचेज करेंगे आप, स्टॉक बढ़ेगा, तय बात है। उसके बाद में अगर आप करेंगे गुड्स सोल्ड फॉर कैश, तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका कैश बढ़ेगा और गुड्स बेचे, तो यहाँ पे स्टॉक कम नहीं होगा। देखिए अगर ये कह देता, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, मतलब ये स्टॉक वाला नहीं होगा, ऑप्शन तो दोनों ठीक है। अगर ये कह देता इन्वेंट्री सोल्ड फॉर कैश, तो ये वाला आउट हो जाता, क्योंकि इन्वेंट्री कम हो जाती हमारी और कैश बढ़ जाता। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो तो ये चीज ठीक नहीं है। क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, यहाँ गुड्स कर देते हैं अब, है ना, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। तो जब गुड्स को बेचा जाता है, सोल्ड किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, इंक्लूड्स प्रॉफिट, गुड्स के अंदर प्रॉफिट भी तो शामिल है। तो प्रॉफिट वाला हिस्सा जो है वो कहाँ चला गया, वो हमारे पीएनएल का पार्ट बन गया ना। तो इस वाले केस में तो हमारा बिल्कुल रेशो डिस्टर्ब होगा। अगर तो यहाँ लिखा जाता इन्वेंट्री सोल्ड फॉर कैश, तो ये बात ठीक हो जाती और आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 2। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है, इससे भी फर्क पड़ेगा। तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 दोनों ही ठीक बात है ना, ये दोनों ही ठीक बात है। तो यहाँ तो आपको बोनस नंबर मिल जाएगा जहां तक मुझे लगता है। नहीं तो आप रेस कर लेना, इसमें ना विंडो खुलेगी क्वेश्चन रेस करने की, आपकी आंसर की आ जाएगी कुछ दिनों में, आंसर के आने के बाद आप रेस कर लेना क्या आंसर दिया गया उस हिसाब से। चलिए आगे चलते हैं, देख लेते हैं। अरे लंबा तो नहीं हो जा रहा वीडियो, ठीक है। देखिए 20 मिनट हो गया है, मैं पूरा डिटेल पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप थोड़ा सा बने रहिए। 41 मिनट में शायद हो जाएगा, अब थोड़े ही क्वेश्चन बचे हैं, ज्यादा डिस्कशन अभी नहीं जरूरत होगी तो नहीं करेंगे, ठीक है। मेरे को पता है आप लोग जल्दी जल्दी बस देखने में रहते हैं, समझना नहीं चाह रहे हैं अभी तो। अजय ड्रॉज ए बिल ऑन विनय, अजय ने बिल, विनय पे बिल लिखा था 60,000 रुपए का, विनय ने एक्सेप्ट कर लिया। फिर विनय भैया गए चिंटू के पास और सेटलमेंट करवाया अपने 70,000 के क्लेम का। 2% चिंटू ने उनको डिस्काउंट दे दिया और बचा हुआ हिस्सा कैश में हो गया। द बिल इज डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, बिल ड्यू डेट पे डिसऑनर हो गया, वाह जी। कैलकुलेट द अमाउंट बाय विच अजय इज टू बी डेबिटेड इन चिंटू की किताबें। ओके, चिंटू की बुक्स, ये चिंटू की जो बुक्स है इसमें क्या होगा। ओके ठीक है, देखिए क्या हुआ होगा, 70,000 की लाइबिलिटी होगी, ठीक, 70,000 का 2%, 1,400 रुपए।
ये डिस्काउंट किसने दे दिया? चिंटू ने दे दिया। किसको? अजय भैया को, कि भैया आप ये 1400 रुपए का डिस्काउंट ले लो मेरे से। ठीक है, तो चिंटू भैया ने क्या एंट्री करी होगी? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1400 रुपए, क्योंकि ये तो चिंटू भैया का खर्चा हो गया, ये तो एक तरह से उन्होंने लॉस बियर कर लिया। ठीक है, कर लिया साहब। और जो हमारे अजय भैया थे, टू अजय, तो अजय का पूरा 70,000 सेटलमेंट कर दिया इन्होंने। तो अजय का पूरा 70,000 सेटलमेंट कर दिया, किस एवज में? एक बिल रिसीव कर लिया, तो इन्होंने बीआर डेबिट कर दिया। कितने रुपए का? 60,000 रुपए का। 60,000 रुपए का बीआर डेबिट कर दिया, 1400 रुपए डिस्काउंट दे दिया, 61,400 बचे हुए कितने हो? 8,600। तो ये जो 8,600 बचे, ये कह रहे हैं कि ये कैश अकाउंट है, मतलब कि ये कैश में अजय भैया ने इसको दे दिया, चिंटू को दे दिया। तो ये 8600 रुपए, ये एंट्री बननी चाहिए। अगर आप ये एंट्री बना पाए होंगे तो करेक्ट आंसर हो गया होगा। तो इस केस में क्या कह रहा है कि जब डिसोनर हो गया, डिसोनर होने पे एंट्री कर देते हैं उल्टी, है ना, एंट्री कर देते हैं उल्टी, उल्टी मतलब रिवर्स, तो रिवर्स कर देते हैं। तो अब ये अजय भैया से मांगेंगे, अजय भैया जो है उसको डेबिट कर देंगे और 2 के अंदर बीआर कर देंगे, 2 के अंदर बीआर कर देंगे, ये हो जाएगा 60,000। और अजय भैया जो है उनसे मांगेंगे ये 60,000। ठीक बात है। एक तो इसकी अप्रोच ही, एक अप्रोच और बताने वाला हूँ। क्या आंसर दिया है देख लेते हैं पहले। 60,000 करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक 61,400 भी दिया है क्या? ये दो तो देखिए कट गए। ये आंसर भी आ सकता है। कैसे? इसने पूछा है कैलकुलेट द अमाउंट बाय विच अजय इज टू बी डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ चिंटू। तो देखिए एक चीज आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा, मुझे नहीं लगता एग्जामिनर ने उस लेवल पे भी सोचा है क्या, लेकिन आप एक दिमाग लगाइए कि आपको एक डिस्काउंट दिया गया था। कौन सा? ये डिस्काउंट दिया गया था। कितना? 1400 रुपए, 1400 रुपए। क्यों दिया गया था? आप जल्दी पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन बिल तो डिसऑनर हो गया। जब बिल डिसऑनर हो गया तो ये डिस्काउंट को भी तो वो रिवर्स करेगा, इसको भी क्यों बियर करना चाहेगा? करेक्ट बात है। तो वो क्या करेगा? अजय भैया से बोलेगा कि मेरे ना आप डिस्काउंट के पैसे भी दो। ठीक है, तो 2 में क्या कर देगा? 2 में डिस्काउंट गिवन कर देगा। कितने? 1400 यहाँ पे। तो अजय भैया से कितने मांग लेगा अब ये? 61,400। एक सेकंड इसको हटा ही देते हैं हम, एक बार रुक जाइए, यहाँ लिख देते हैं। यहाँ कितने मांग लेगा? 61,400। तो वो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता बीआर कितने से क्रेडिट होगा तो आप 60,000 करेक्ट आंसर देते और एक ही आंसर बन रहा था। यहाँ पे पूछ लिया गया अजय कितने से डेबिट होगा, तो देखिए एक अप्रोच में तो 60,000 से डेबिट हो रहा है और दूसरी अप्रोच जो है वो 61,400 से डेबिट कर रही है इसको। तो यहाँ पे एम्बिगुइटी आ गई है। ठीक है, 60 और 61,400 दोनों आंसर लगा सकते हो आप। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एम्बिगुअस। ठीक है, ये एम्बिगुअस क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे भी मुझे लगता है अगर आप रेज करोगे और ज्यादा क्वेरीज होंगी तो इस पे अगर वो इस तरह से सोच लिए, एक अप्रोच ये और एक अप्रोच ये, तो यहाँ पे भी बोनस मार्क्स आपको दिए जा सकते हैं। तो ये चीज के लिए आप अवेयर रहिएगा कब इसकी विंडो खुलती है, जैसे हमको पता चलेगा मैं भी बता दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं अगला क्या है। द पोर्शन ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल। अच्छा, जो अनकॉल्ड कैपिटल होती है आपकी और जो कब मांगी जा सकती है? सिर्फ वाइंड अप के समय। देखिए ये आपको कहाँ से पूछा गया? कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट पूछा गया ना, सिलेबस में थी क्या? नहीं थी, आउट ऑफ सिलेबस है ना। ये भी क्या हो गया आपका? आउट ऑफ सिलेबस हो गया। कॉर्पोरेट था ही नहीं आपके, पूछा जा रहा है। 2-3 क्वेश्चन मैंने दिखा दिया आपको ऊपर। तो इसको क्या बोलते हैं? रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। चलें आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, पेयर इज रॉन्गली मैच्ड। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा पेयर है जो रॉन्गली मैच है। देख लेते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट, ठीक बात लग रही है। बैलेंस शीट को पोजीशन स्टेटमेंट कह सकते हैं, ठीक बात है। फंड फ्लो, कैश फ्लो, नहीं, ये दो तो अलग अलग स्टेटमेंट होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनल अकाउंट बिल्कुल बोला जाता है, कई बार बताया मैंने। तो करेक्ट आंसर क्या बन गया आपका? फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, करेक्ट आंसर बन गया फंड फ्लो। मैं इसको करेक्ट करने के लिए टिक लगा देता हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चले आगे। हु जनरेट्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन जैम। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही बेसिक प्रश्न है। देखिए क्या पूछा गया है, कॉन्ट्रैक्ट कौन जनरेट करता है? मैंने आपको क्या बताया था उस समय, एक बायर होता है और एक कंसाइनी होता है। तो जो कार्रवाई होती है ना, जितनी भी बाइंग करना, प्रोसीजर करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, टीएनसी डालना, सारी की सारी भी कार्रवाई करता है हमारा बायर। और जो सेलर है ना, सेलर क्या करता है? बायर से ये सब चीजें करता है, कलेक्ट, सारी रिक्वायरमेंट देखता है। उसके बाद में जो ये गुड्स है गड्डी रवाना कर देता है कंसाइनी के पास। तो गुड्स किसके पास जाता है? गुड्स तो जाता है जी कंसाइनी के पास। सारी कार्रवाई करता है बायर। और बिल जो होता है वो इसीलिए बिल बना देता है बायर के नाम पे। करेक्ट बात। अगर बायर कहेगा कंसाइनी के नाम पे बनाओ तो बना देगा, अदरवाइज वो बायर के नाम पे चलता है। तो कागजी कार्रवाई लगभग बायर के नाम से ही होती है। करेक्ट आंसर क्या है? बायर। चले आगे। इन दो में तो ऐसे कंफ्यूज होना भी नहीं था, डीडी और पीओ, ये तो हो ही नहीं सकते। ठीक, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 19। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप, अच्छा ठीक है, तो बड़ा इजी है। ये कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनर्स को क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन देखिए सैलरी कमीशन ये नहीं मिलता है, सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, वो भी बराबर बराबर। लेकिन क्या बोल रहे हैं? प्रॉफिट शेयरिंग द रेशियो ऑफ कैपिटल, कैपिटल रेशियो में तो नहीं मिलता है, ये तो बराबर बराबर मिलता है। तो ऑप्शन क्या बच गया? इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है,
6% इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस, ये भी सब बाहर का ही बोलूंगा यार, आपका ये किस्मत है तो सबके लिए रही होगी, जिसकी पार्टनरशिप अच्छी है उसको फायदा हो गया होगा और कुछ नहीं है। चलिए टैक्स का क्वेश्चन दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट ओनली। ये 4 टैक्स पूछे और आपको पूछा स्टेट गवर्नमेंट का लगाती है। देखो अब एंटरटेनमेंट टैक्स वैसे भी ठीक आंसर है, नहीं तो आपकी अगर जीके थोड़ी सी भी ठीक है ना, तो बहुत बार आपने सुना होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने एंटरटेनमेंट टैक्स वेव किया किसी मूवी पे, है ना, किसी सरकार ने एंटरटेनमेंट टैक्स वेव किया, तो बहुत सारा एंटरटेनमेंट टैक्स को लेकर तो न्यूज में आता है। यहाँ तो गलत होने का कोई किसी का सवाल मुझे लगता नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन ज्यादा तो नहीं है, ठीक है। 121, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ए करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी इनमें से क्या नहीं है, ठीक है, देख लेते हैं। कंटीजेंट तो नहीं है, बिल्स पेबल ठीक बात है, ट्रेड क्रेडिट करंट लायबिलिटी, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, ये सारी की सारी करंट लायबिलिटी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कंटिजेंट लायबिलिटी। जी चलिए आगे देखते हैं। ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया जी आया, न्यूमेरिकल आया। न्यूमेरिकल है क्या, अरे यार ये न्यूमेरिकल है ही नहीं, आप लोगों ने न्यूमेरिकल समझा होगा, मैंने भी समझा, न्यूमेरिकल कहाँ है। ये कह रहा है कि आपकी क्या है, आपकी WDV तो है साहब 12 लाख। WDV का मतलब क्या है, ये बेसिकली आपकी है बुक वैल्यू, 12 लाख है। ओरिजिनल कॉस्ट जो थी 20 लाख थी, तो ओरिजिनल कॉस्ट ये थी आपकी 20 लाख, ठीक है। और इसको बेची कितने में, वाह जी वाह, ये कौन सा बेवकूफ़ आदमी है जो इतनी घसी हुई मशीन को 24 लाख में खरीद गया। बिल्कुल खरीदा जाता है, कुछ इस तरह की मशीन होती है जो डेप्रिशिएट होती है फिर भी महंगी बिकती है। चलिए उस वाली जीके को हम बाद में कभी समझेंगे क्लास में क्यों ऐसा होता है। अभी देख लेते हैं इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। देखिए 12 लाख तक आपकी वैल्यू पड़ी है और आपने खरीदी कितने थी 20 लाख में, यानी कि 20 लाख माइनस 12 लाख, इतना आपने क्या किया होगा, इतना आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, इतना डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा आपने, 8 लाख रुपए का अब तक डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, यानी 8 लाख रुपए आपने डेबिट किए होंगे P&L में। करेक्ट बात है, P&L में डेबिट कितने किए 8 लाख, तो P&L के अंदर क्रेडिट कर दो 8 लाख। करेक्ट बात है ना, अब क्या करो रिवर्स कर दो, 8 लाख रुपए क्रेडिट कर दो, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब जो बचा हुआ पार्ट है 4 लाख, क्योंकि 20 लाख की आपकी मशीन है, 20 लाख की मशीन को 24 लाख में आपने बेचा, तो ये जो 4 लाख है ना, ये 4 लाख जो है, ये क्या है आपका कैपिटल नेचर का बेसिकली प्रॉफिट हो गया। इसको टैक्स में क्या बोलते हैं हम, कैपिटल गेन बोलते हैं। तो एक तरह से क्या हो गया, ये भी कैपिटल रिसीट हो गई, कैपिटल नेचर की चीज है। देखो ऑप्शन अपने को क्या दिया गया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे ये। कैपिटल प्रॉफिट 24 नहीं, रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं, नहीं ठीक है, ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। कैपिटल प्रॉफिट 4 लाख, रेवेन्यू 8 लाख। रेवेन्यू का लॉजिक मैंने आपको बता दिया, ये रेवेन्यू का लॉजिक होता है, क्यों 8 लाख इसका प्रॉफिट रेवेन्यू नेचर का आता है। क्वेश्चन नंबर 123, ये तो ठीक ठीक लग रहा है, ये तो अभी ऊपर किया तो था हमने, एक फॉर्मूला था वैसा सा, ये इसमें तो कोई दिक्कत आई नहीं होगी। देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक 17,000, परचेज 61,400, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये P&L का आइटम होता है, कॉस्ट निकालने के लिए कोई लेना देना नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक घट जाएगा। COGS, COGS निकालने में क्या दिक्कत आई होगी, मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत आई होगी, देखे क्या, अरे अच्छा किया हुआ है नीचे, चलो इसी को मैं देख लेता हूँ, कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, ये देख लेते हैं क्या है। 61,400 परचेज है, ठीक बात है। 17,000 ओपनिंग स्टॉक है, 9,600 है डायरेक्ट, ठीक बात है। टोटल निकाल लिया 80,000, आप टोटल चेक कर लेना है ना, माइनस किया 18,000, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो जाएगा। COGS निकालनी थी 70,000 COGS, करेक्ट आंसर है जी, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है। देखिए ये आपको स्टेशनरी के कुछ आइटम दे दिए, क्रेडिटर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, जो काटा पीटा गया यहाँ से देख लेते हैं। ठीक, तो आपको क्या पूछा है, आपको पूछा गया है हाउ मच अमाउंट ऑफ स्टेशनरी विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर में कितनी स्टेशनरी आएगी, देख लेते हैं। यहाँ एक, ये बेसिकली इनकम एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन है, P&L का नहीं है। ये स्टेशनरी है, ये हमारी स्टेशनरी है, ये हमारे क्या है क्रेडिटर्स है, ठीक। तो ये पहले पहले क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी 80,000, तो या तो आप यहीं डायरेक्ट लिख दो इसको, क्रेडिटर्स में ना लिख के 80,000। फिर क्या कह रहे हैं, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन मार्च, ठीक है, यानी कि आपके हो गए क्लोजिंग, क्लोजिंग क्रेडिटर कितने हो गए आपके 7200 के। देखिए ये आपके डेबिट, ये आपके क्रेडिट, ठीक है। और आपका जो है ये बैलेंस आ रहा है, कितना आ रहा होगा यहाँ पर 7200, ये आपका 7200 है, ये साइड ज़्यादा है, ये साइड का में बैलेंस निकल के आ रहा है 7200, तो ये 7200 यहाँ चला गया, ठीक बात। उसके बाद क्या कह रहे हैं, स्टेशनरी स्पॉइल्ड हो गई 2400, मतलब खराब हो गई, आप यूज़ कर रहे थे खराब हो गई, ठीक है, 2400 कुछ नहीं करना। 31 मार्च 2023 को स्टेशनरी का स्कंद क्या होता है, स्टॉक, ओके 8,000, तो यहाँ पर क्या है 8,000 है। ये क्या है, ये क्लोजिंग स्टॉक है। अच्छा ओपनिंग दिया हुआ है क्या इसमें, ओपनिंग नहीं दिया हुआ, कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं था जी, ओपनिंग स्टॉक नहीं था स्टेशनरी का, ठीक बात। तो आपका ये कितना हो गया 87,200,
और इधर से 8000 लेस किया, कितना बचा, ये आपका क्या है, ये आपका है कंजप्शन, कंजप्शन इस पीरियड का। 87,200 माइनस 8000, ये आपका आ गया 79,200। तो 79,200 आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर। देख लेते हैं आंसर क्या दिया गया है। 79,200, 79,200 कहीं आंसर है क्या? नहीं है। वाह, मजा हो गया, आपको तो बोनस नंबर मिलेंगे अब। अच्छा, आप आंसर निकालना चाह रहे हैं? देखिए आंसर मैं निकालता हूँ इसमें। एक 76 के आसपास हम पहुंच सकते हैं। कैसे? कि अगर ये खराब हुई हुई जो स्टेशनरी है, इसको ये मैं मान लूँ कि 2400 की खराब हुई है ना, तो यहाँ पे अगर बाय लॉस लिख दूं मैं, ठीक, और बाय लॉस लिख के मैं यहाँ पे 2400 लिख देता हूँ, तो मेरे 79,200 में से 2400 लेस हो गए, तो बचा हुआ मेरा 76,800 आ जाएगा। हो सकता है ना, आंसर तो मैं बिठा सकता हूँ, क्योंकि एनी ऑफ नन ऑफ द अबव तो ऑप्शन है ही नहीं। अगर वो होता तो हम वो लगा देते, लेकिन यहाँ पे 76,800 में बिठा सकता हूँ, लेकिन 76,800 ठीक तो है नहीं ना। करेक्ट आंसर तो 79,200 हो रहा है। या तो ये मिसप्रिंट हुआ है 79,400, ठीक है, या तो ये मिसप्रिंट हुआ है और फिर ये आंसर होना चाहिए था। अगर ये इंटेंशनली 79,400 है और इनके हिसाब से 76,800 आता है, किसमें, आपकी आंसर की, जो आंसर की आती है उसमें, तो आप इस पे रेस कर लेना, है ना। यहाँ भी मैं लिख देता हूँ, आप इस पे रेस कर लेना। करेक्ट आंसर आपका मैं बता देता हूँ, 79,200 आना चाहिए। यहाँ पर 76,800 लाने का मैंने तरीका बता दिया, इस तरह से आप ला सकते हो, बट वो सही तरीका नहीं है। कंजप्शन तो टोटली हुआ है, चाहे वो आपने यूज के दौरान खराब कर दिया है या कैसे भी, क्या यूज तो किया है उसको, ये हम दलील इसके पीछे दे सकते हैं। ठीक है, बात आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, ये तो डायरेक्ट टैक्स का क्वेश्चन है, और मुझे लगता है ये आप लोगों में, मतलब जिसको पढ़ा है वो कर लेगा, नहीं पढ़ा नहीं करेगा, इसमें कुछ नहीं था साहब। ये देखो डायरेक्ट है, 28 से 44 डी एक सेक्शन है, तो आपकी 28 से शुरू हो जाता है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, पीजीबीपी। तो देखो है क्या यहाँ पे, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, ठीक है। और 45 से आपका क्या शुरू हो जाता है, कैपिटल गेन शुरू हो जाता है 55 तक, ठीक। 56 से आपका अदर सोर्स शुरू हो जाता है, ठीक है। इससे पहले आपका 27 तक क्या रहता है, हाउस प्रॉपर्टी रहता है। ऐसे अलग अलग सेक्शंस में बटा हुआ है। 27 मतलब हाउस प्रॉपर्टी, उससे पहले सैलरी भी है, वो इतनी बात अभी नहीं करेंगे, मोटा मोटा समझ लीजिए। करेक्ट आंसर इसका 3 है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑडिट इज, ऑडिट का प्राइमरी फंक्शन देख लेते हैं, टू वेरीफाई द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस। बिल्कुल यही प्राइमरी फंक्शन होता है ना, आपको एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस चेक करनी होती है। अच्छा, और भी है क्या, टू सिक्योर दैट, नहीं यार ये प्राइमरी नहीं होते हैं, ये भी प्राइमरी, ये दोनों ऑब्जेक्टिव तो है, ये दोनों ऑब्जेक्टिव तो है, बट नॉट प्राइमरी, ये सेकेंडरी है। तो अगर ऑप्शन में 1 है तो ठीक है। ऑप्शन में क्या ओनली 1 है? ऑप्शन में देखिए ओनली 1 नहीं दिया हुआ है आपको। अगर ओनली 1 नहीं दिया हुआ है ना, तो फिर ये दोनों को भी आप ऑब्जेक्टिव मान सकते हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3, तीनों ही है आपका, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3। अगर सिर्फ 1 दिया होता तो हम 1 को आंसर लगा देते, दोनों सेकेंडरी हो जाते, बट यहाँ पर क्योंकि दिया नहीं गया है, तो आपको बेस्ट अप्रोच अपनानी है। और मैंने बताया बेस्ट अप्रोच क्या होती है, जो कम खराब आंसर है, जो कम गलत है वही तो बेस्ट है। चले आगे, ये माउस काम नहीं कर रहा है। चलिए 127 नंबर का देखिए, ये मेरे थोड़ा बैनर आ रहा है, आपके आ रहा है क्या? नहीं, आपके शायद नहीं आ रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज नॉमिनल अकाउंट? बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। नॉमिनल का मतलब जो P&L में जाता है। कहाँ अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया था, डेप्रिसिएशन, वही वाला कॉन्सेप्ट है। रेंट करेक्ट है, इसमें कुछ सोचना नहीं था। आगे चलते हैं। द लायबिलिटी ऑफ ए सोल प्रोप्राइटर इज अनलिमिटेड, कोई बात नहीं, ये तो बड़ा बेसिक सा है, ये मैंने पढ़ाया नहीं होगा, शायद किसी ने अलग से पढ़ाया नहीं होगा, बातों बातों में कभी निकला होगा, तो कोई बात नहीं है, ये हो गया तो ठीक है। एज ए कॉमर्स स्टूडेंट आपको पता ही होगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है प्रोप्राइटर की। आगे चलते हैं। एडवांस अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर इज नॉट कंसिडर्ड एज सेल, इट इज बेस्ड ऑन विच कंसेप्ट? ये अच्छा क्वेश्चन है जी। ये कह रहा है कि एडवांस अमाउंट मिला आपको, किससे, कस्टमर से मिला, लेकिन उसको सेल नहीं मानी जाती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है, ये आपका कंजर्वेटिज्म होता है, ठीक बात है। अक्रूवल भी हो सकता है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट के बेस पे हम काम करते हैं, जब अक्रू होती है तब करते हैं, ये भी ठीक है। 1 और 3 तो काट दीजिए सीधा सीधा। डिस्कशन कर लेते हैं, आइए 2 और 4 के ऊपर, है ना, 2 और 4 पे डिस्कशन कर लेते हैं। अगर तो मैं इसकी लैंग्वेज मानूं कि कॉन्सेप्ट पूछ रहा है आपको, ठीक है, तो जो कंजर्वेटिज्म है ना, कंजर्वेटिज्म क्या है, कंजर्वेटिज्म जो ये होती है, ये हमारी कन्वेंशन होती है, जहां तक मेरे को ध्यान है, ठीक है। और ये जो अक्रूवल है कॉन्सेप्ट होता है, उस हिसाब से तो आंसर आप 2 लगा सकते हो, बट मेरे को ये लगता है कि जो कंजर्वेटिज्म है वो भी यही बात कहता है कि आपको जब तक प्रॉफिट क्या हो जाए, रियलाइज नहीं हो जाए, यानी कि आपको जो आपके फ्यूचर प्रॉफिट है उनको रिकॉर्ड नहीं करना है, लॉस को रिकॉर्ड करना है। तो यही तो कह रहे हैं कि आपको अमाउंट तो मिल गया, लेकिन फिर भी आप उसको सेल नहीं बना रहे हो। क्यों? क्योंकि हम आप उसको प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, क्योंकि अभी तो सिर्फ अमाउंट मिला है, सेल इफेक्ट नहीं हुई है। मैंने वो बताया कई क्लासों में कि सेल का इफेक्टेड होना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी ठीक आंसर है। तो यहाँ मेरे हिसाब से 2 और 4 दोनों लगाए जा सकते हैं, दोनों ठीक आंसर
हो सकता है यहाँ भी आपको बोनस मिल सकता है। लेकिन यहाँ इन्होंने क्या है, ससुर ने कॉन्सेप्ट बोल दिया है, कॉन्सेप्ट चूंकि होता अक्रूवल ही है। तो अब आप आंसर की देखिएगा, ये देखनी पड़ेगी, बट यहाँ मेरे को लगता है बोनस दिया जाना चाहिए, ये नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 आखिरी प्रश्न है। ओपनिंग स्टॉक है 2 लाख, क्लोजिंग स्टॉक है 2,20,000, परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर है 14 लाख, गुड्स सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट है। वो तो ऑब्वियसली कॉस्ट पे देगा तभी तो सवाल बनेगा, अगर आपको प्रॉफिट पे दे देगा तो सवाल क्या बना। तो बड़ा इजी है, इसको 2-3 अप्रोच है, बट हम सिंपल अप्रोच से करके देखते हैं कैसे कैसे ये आता है। देखिए आपको क्या दिया गया है, कॉस्ट पे 30% दिया गया, तो पहले कॉस्ट निकाली जाए, पहले कॉस्ट निकाल ली जाए। तो आप कॉस्ट कैसे निकालोगे, ये तो आपका क्या है 2 लाख रुपए आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया, ठीक है। फिर आपकी क्या है परचेजेज है, परचेजेज कितने की है आपकी 14 लाख रुपए की, ये आपकी परचेजेज है। तो कितना हो गया आपका ये हिस्सा, तो कितना हो गया 16 लाख, इधर वाला हिस्सा हो गया 16, माइनस कर देंगे इसमें से क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिया हुआ है 2,20,000 दिया हुआ है, ठीक है 2,20 दिया हुआ है। देखिए प्लस माइनस कर लेना, मैं कैलकुलेटर लेके नहीं बैठा हूँ, थोड़ी मेरी तबीयत भी खराब ही है आज, 2-3 दिन से खराब ही चल रही है। 13,30,000, तो 13,30,000 हो गया। ये क्या है आपका COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया ना 13,30,000, इसमें कोई डाउट है क्या, नहीं है। उसके बाद बोला 30% है कॉस्ट पे, तो इसका जो है ये तो कॉस्ट आपने निकाल दी COGS, इसका 30% ले लो। 30% यहाँ कैलकुलेट किया बच्चे ने, 30% देखेंगे 138, 8 या 24, ठीक है आ रहा है 4,14,000। तो 4,14 क्या हो गया आपका प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट जोड़ दीजिए। तो ये कॉस्ट है, ये आपका प्रॉफिट है, तो सेल का फिगर निकाल लीजिए 1 2 3 और 1 2 3 4 0 4 8 और 9 9 3 4 7 और 1, ठीक है 17,94,000। तो करेक्ट आंसर है 17 लाख, ठीक ही दिया है बच्चे ने 17,94,000, ये हो गया जी आपका करेक्ट आंसर। तो अब तक मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, वीडियो लगभग मैंने बोला था 40 मिनट का हो जाएगा। अब जिसको पेपर सोल्व करना था ना वो ये वीडियो यहीं तक देख लो, और जिसको आगे का मेरा कुछ सजेशन सुनना है तो वो आगे देख सकता है जी, ठीक है। कुछ और चीज़ें रहती है तो आप बताइएगा। एक टेलीग्राम हमारा ग्रुप है ना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लीजिए। उसमें इस तरह की चीज़ें हम डालते रहते हैं। अभी नया नया ग्रुप है, न्यू ग्रुप है, धीरे धीरे हम इसको कर रहे हैं आगे, और कुछ इस पर काम कर रहे हैं। अभी क्या है कि ज़्यादा टाइम मिल नहीं पा रहा है काम की वजह से, ठीक है। तो आगे देखते हैं। देखिए अब आपका पेपर तो हो गया है समाप्त, ठीक है, पेपर हो गया है समाप्त, खत्म। अब क्या आएगी, अब आपकी आएगी जी आंसर की, है ना। अब आपकी आएगी आंसर की, आंसर की से मिलान करिएगा, मैंने बताया वो देख लीजिएगा। एक मैंने आपको 2 या शायद 3 क्वेश्चन बताए जो मुझे लग रहा है एम्बिगुटी है, एम्बिगुटी है मतलब यहाँ पर बोनस दिया जाना चाहिए, तो वो देख लीजिएगा क्या है। अगर उनका आंसर बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है तो आप क्या करिएगा, आप रेस कर दीजिएगा क्वेश्चन को, है ना, रेस कर दीजिएगा। उसका शायद 1,000 रुपये पर क्वेश्चन लगता होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय भी ये लेता है, शायद ये लोग भी ये लेते होंगे, तो लगता है। देख लीजिएगा, कोई अपना एक ग्रुप बना लीजिएगा कि भाई ठीक है सब मिलके करते हैं ताकि पैसे बढ़ जाए, अगर नुकसान भी हो तो ज़्यादा नुकसान नहीं हो, तो एक आप ग्रुप बना लेना, उस बेस पे क्वेश्चंस को रेज कर देना। बट मेरी बात ये नहीं है, ये तो ये सब लोग कर लेंगे और आप बड़े एक्टिव भी रहते हो इन मामलों में। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप क्या करिए, आप आगे के एग्जाम पे फोकस करिए। आगे के एग्जाम का मतलब क्या है, AA के एग्जाम आ रहे हैं, है ना। अगर जो लोग एक्सपीरियंस लोग है ना, जिनको 2 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है, उनके लिए AA के एग्जाम अच्छे हो सकते हैं। अभी साउथ रीजनल जो है ना, सदर्न रीजन की आ गई है, और नॉर्थ रीजन की भी आने वाली है, वेस्ट ईस्टर्न सब आने वाली है। चुनावी साल है ना, एक वीडियो में सेपरेट बनाने वाला हूँ इस मुद्दे पे। तो आप ये चीज़ छोड़ दीजिए, अब क्या रहा क्या नहीं रहा, अपनी तैयारी करते रहिए, और जो भी कोई हेल्प रहती है हमारी तरफ से वो हेल्प हम करने की कोशिश करेंगे। और कुछ अगर लगता है तो टेलीग्राम में आप हमको बता सकते हैं, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो ठीक लगा हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कोई पैसे नहीं लगेंगे। ओके बाय।